नमस्कार। और इटली पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये वो देश है जिसका नाम लेते ही मतलब जहन में इतिहास की गूंज, कला की खूबसूरती और वो जायकेदार खाने की महक तैरने लगती है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इटली के अलग-अलग रंगों को समेटे हुए हैं। इसके भूगोल से लेकर इतिहास की गहराइयों तक, इसकी धड़कती संस्कृति से लेकर आज की अर्थव्यवस्था तक। तो आज हमारा मकसद क्या है? असल में हम इन स्रोतों में थोड़ा गहराई से उतरकर इटली के असली सार को समझना चाहते हैं। वो खास बातें और अनोखी कहानियां जो इसे इतना अनूठा बनाती हैं, उनको सामने लाना है। और जाहिर है, इटली का नक्शा तो अपने आप में ही एक कहानी है। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर में फैला हुआ बिल्कुल एक लंबे बूट जैसा। और ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि इस बूट के अंदर दो और मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र देश बसे हुए हैं, वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है या सिर्फ नज़ारों की। इटली की अहमियत तो पश्चिमी दुनिया की जड़ों तक जाती है। सोचिए, रोमन साम्राज्य वो यहीं पनपा, जिसने कानून, शासन, इंजीनियरिंग के ऐसे पैमाने तय किए जो आज भी दुनिया भर में दिखते हैं। फिर आया पुनर्जागरण या रेनेसां। उसने कला और सोच को एक नई उड़ान दी और उसका केंद्र भी हाँ इटली ही था। तो इटली का असर सिर्फ नक्शे पे नहीं है, हमारी सोच और सभ्यता पर भी बहुत गहरा है। हाँ, बिल्कुल। चलिए जरा जमीन से शुरुआत करते हैं। इटली का दिल, उसकी राजधानी रोम है। हम्म। लेकिन इसके दूसरे शहर भी कम मशहूर नहीं है, जैसे मिलान जो फैशन और कारोबार का गढ़ है, वेनिस वो नहरों का जादुई शहर, हाँ। फ्लोरेंस जहाँ पुनर्जागरण आज भी सांस लेता हुआ लगता है, अच्छा। नेपल्स पिज्जा का घर, अच्छा। ट्यूरिन अपनी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और पीसा पीसा की झुकी मीनार को कौन नहीं जानता। हाँ, वो तो है। उत्तर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से जमीनी सरहदें साझा करता है, और बाकी हर तरफ से तो इसे भूमध्य सागर ने घेर रखा है। और ये जो भूमध्य सागर में इसकी स्थिति है ना, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है जी। ये हमेशा से मतलब रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन काल में व्यापार के रास्तों का केंद्र होने से लेकर आज भू राजनीति और समुद्री आवाजाही तक इटली की ये लोकेशन इसे एक खास मुकाम देती है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2023 के अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 6 करोड़ लोग रहते हैं। 6 करोड़? हाँ, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत के राजस्थान राज्य से थोड़ा छोटा कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं इतिहास के पन्नों पर। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं प्राचीन रोम से। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर सदियों तक राज किया। इनकी इंजीनियरिंग तो कमाल की थी, वो सड़कें, पानी लाने के एक्वेडक्ट्स, विशाल इमारतें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का औपचारिक पतन 476 ईस्वी में हुआ। हाँ, वो राजनीतिक ढांचा भले बिखर गया, लेकिन रोम की विरासत वो कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुई। इसने हमें सिर्फ कोलोसियम जैसी इमारतें ही नहीं दी, इसने कानून की समझ दी। कई देशों के कानूनी सिस्टम आज भी रोमन कानून पर आधारित हैं। अच्छा। लैटिन भाषा जो यहीं बोली जाती थी, वो आज की कई यूरोपीय भाषाओं जैसे इतालवी, फ्रेंच, स्पेनिश इनकी माँ है। और गणराज्य या रिपब्लिक का विचार, यानी लोगों का शासन, उसकी जड़ें भी प्राचीन रोम में ही मिलती हैं। सही। ये चीजें रोम के गिरने के बाद भी एक तरह से जिंदा रहीं। और फिर इतिहास ने एक और शानदार मोड़ लिया, पुनर्जागरण यानी रेनेसा। ये करीब 14वीं सदी से शुरू होकर 17वीं सदी तक चला। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इटली में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इन सब का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। हाँ, ये वो दौर था जब इंसान की क्षमता और सोच को केंद्र में रखा गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी चीजों को दोबारा खोजना भर नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नया नजरिया। फ्लोरेंस, वेनिस जैसे शहर व्यापार से बहुत अमीर हुए और उन्होंने कलाकारों, विचारकों को संरक्षण दिया। इसी माहौल में लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग हुए। मतलब क्या नहीं थे वो? कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक। माइकलएंजेलो ने मूर्तिकला, चित्रकला को नई ऊंचाइयां दी। राफेल के चित्रों में गजब का संतुलन और सौंदर्य है। हाँ, कमाल की कला। इनकी कला सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं है, इसने पश्चिमी कला की दिशा ही बदल दी। खास तौर पे इंसानी शरीर को समझने और दिखाने का तरीका, या पेंटिंग में पर्सपेक्टिव यानी गहराई लाने की तकनीक,
ये चीजें आज भी इटली के डिजाइन और सौंदर्य बोध में झलकती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आधुनिक इटली का इतिहास भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 19वीं सदी में जाकर इटली का एकीकरण हुआ, यानी जो छोटे छोटे राज्य थे वो मिलकर एक देश बने। फिर 20वीं सदी में बेनिटो मुसोलिनी का फांसीवादी शासन आया। वो एक मुश्किल दौर था। हाँ, ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और फांसीवाद का मतलब था एक ऐसी तानाशाही जहां राष्ट्र सबसे ऊपर और व्यक्तिगत आजादी बहुत सीमित। युद्ध में हार के बाद 1946 में इटली के लोगों ने वोट देकर राजशाही को खत्म कर दिया और इटली एक गणराज्य बन गया। हाँ, वो जनमत संग्रह इटली के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। युद्ध की तबाही और फांसीवादी अनुभव के बाद लोगों ने एक लोकतांत्रिक भविष्य चुना। आज का इटली एक संसदीय गणराज्य है, जिसका मतलब है कि असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। अच्छा। जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, एकता के प्रतीक। इनका संविधान 1948 में लागू हुआ, जो नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। ये व्यवस्था इटली को आधुनिक यूरोप के साथ कदम मिलाकर चलने में मदद करती है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पे नजर डालते हैं। इटली आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, G7 समूह का सदस्य है। जी हाँ, यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा। यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो यूरोप के कई देशों में चलती है। और इटली के कुछ उद्योग तो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। ऑटोमोबाइल का जिक्र आते ही फरारी, लैम्बोर्गिनी, हाँ, मासेराती, फिएट, ये नाम जहन में आते हैं। स्पीड, स्टाइल और इंजीनियरिंग का संगम। और ये सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। फैशन की दुनिया में मिलान का नाम कौन नहीं जानता। बिल्कुल, गुची, प्राडा, आर्मानी, वर्साचे, कितने ही बड़े ब्रांड इटली से हैं। और इसके पीछे सिर्फ आज की मेहनत नहीं है, बल्कि वो सदियों पुराना शिल्प कौशल, डिजाइन पर बारीक ध्यान और गुणवत्ता की परंपरा है। ये चीजें आपको उनके फर्नीचर में, चमड़े के सामान में और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों की पैकेजिंग में भी दिखेंगी। हाँ, सही कहा। और कृषि को कैसे भूल सकते हैं। इटली की जमीन और जलवायु जैतून और अंगूर की खेती के लिए तो बेहतरीन है। बिल्कुल, दुनिया भर में मशहूर जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल और तरह तरह की वाइन इटली की देन है। इसके अलावा मशीनरी, दवाइयाँ और पर्यटन भी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। हाँ, पर्यटन तो यहाँ की जान है। बिल्कुल, पर्यटन इटली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये इटली की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। हालांकि ये भी सच है कि इटली की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण इटली के बीच आर्थिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है। कहीं आधुनिक उद्योग फल फूल रहे हैं तो कहीं बेरोजगारी ज्यादा है। फिर भी अपनी रचनात्मकता, अपने स्किल और वो जो ऐतिहासिक ब्रांड वैल्यू है, उसके दम पर इटली वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाए हुए है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए इटली शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसकी संस्कृति और जीवन शैली। कला की बात करें तो रोम, फ्लोरेंस, वेनिस जैसे शहर तो जैसे खुले आसमान के नीचे म्यूजियम है। हाँ, ये तो है। दा विंची की मोनालिसा पेरिस में है, पर उनकी लास्ट सपर मिलान में है। माइकल एंजेलो का डेविड फ्लोरेंस में है और वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की छत पर उनके बनाए चित्र देख के तो इंसान बस दंग रह जाता है। अद्भुत। राफेल, बॉटिचेली, कारावाजियो, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। और वास्तुकला में कोलोसियम से लेकर फ्लोरेंस के ड्यूमो और वेनिस के महलों तक हर इमारत एक कहानी कहती है। और ये कला सिर्फ इमारतों और म्यूजियम तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। ये लोगों की जिंदगी में घुली मिली है। आप चौराहों पर फवारे देखें, चर्चों की सजावट देखें, छोटे शहरों की गलियों का डिजाइन, हर जगह आपको कला और सौंदर्य का एहसास होगा। यही बात खाने पर भी लागू होती है। इटली का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अनुभव है, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का एक जरिया है। ओ, खाना, पिज्जा जो नेपल से आया। हाँ, तरह तरह के पास्ता, लसाग्ना, रिसोतो, तिरामिसू और साथ में एस्प्रेसो कॉफी या बढ़िया इतालवी वाइन। यहाँ हर इलाके का अपना खास खान पान है जो वहाँ की सामग्री और परंपराओं पर आधारित होता है। और त्योहार, वेनिस का कार्निवल अपने मास्क और रंगीन पोशाकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ। ईस्टर और क्रिसमस बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, अक्सर धार्मिक परंपराओं और पारिवारिक दावतों के साथ। हाँ, धर्म यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ज्यादातर आबादी रोमन कैथोलिक है,
और रोम के अंदर ही वैटिकन सिटी का होना, जो कैथोलिक चर्च का वैश्विक मुख्यालय है, इसका इटली पर गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव डालता है। जाहिर है। आधिकारिक भाषा इतालवी है, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय बोलियां भी सुनने को मिलती हैं। और खेल, फुटबॉल यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं है, एक जुनून है। हाँ। सीरी ए लीग दुनिया की टॉप फुटबॉल लीगों में से एक है, और राष्ट्रीय टीम के मैच के दिन तो जैसे पूरा देश थम सा जाता है। और फॉर्मूला 1, फरारी। बिल्कुल, फॉर्मूला 1 रेसिंग खासकर फेरारी टीम के लिए दीवानगी भी जबरदस्त है। तो जाहिर है इतनी सारी खूबियों के साथ इटली घूमने फिरने के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। रोम में प्राचीन रोमन साम्राज्य के खंडहर जैसे कोलोसियम और रोमन फोरम, वैटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका और म्यूजियम, फ्लोरेंस जहां आप माइकल एंजेलो और पुनर्जागरण के दूसरे मास्टर्स की कलाकृतियां देख सकते हैं, वेनिस की नहरों में गोंडोला की सवारी, उसका अनुभव ही अलग है। बिल्कुल अलग। पीसा की झुकी मीनार के साथ फोटो खिंचवाना तो मतलब बनता ही है। हाँ, वो तो जरूरी है। मिलान में शॉपिंग और आधुनिक इटली की झलक। और अगर सुकून और खूबसूरत नज़ारे चाहिए तो अमाल्फी तट या टस्कनी के वो हरे भरे देहात। इटली का दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों में से एक होना कोई हैरानी की बात नहीं है। इसकी वजह सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं है, बल्कि वो इतिहास और संस्कृति की गहरी परतें हैं जो हर कदम पर महसूस होती हैं। और क्या आप जानते हैं कि इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 50 से भी ज्यादा है। 50 से ज्यादा? हाँ, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये ऐसी जगहें हैं जिन्हें पूरी दुनिया की सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ये दिखाता है कि इटली ने दुनिया को कितनी अनमोल धरोहरें दी हैं। और रोम के दिल में दुनिया के सबसे छोटा देश वैटिकन सिटी का होना ये इसे और भी खास बना देता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि इटली सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई दुनियाओं का संगम है। यहाँ प्राचीन रोम की वो शान, पुनर्जागरण की प्रतिभा, आधुनिक उद्योगों की रफ्तार, खाने और फैशन का जादू और लोगों की जिंदा दिली सब एक साथ मिलती है। सही कहा। इसने न सिर्फ पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया बल्कि आज भी अपनी कला, संस्कृति और जीवन शैली से दुनिया भर को प्रेरित और आकर्षित करता है। बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि इटली अपनी इस विशाल और कई बार बोझिल सी लगने वाली ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और साथ ही साथ एक आधुनिक औद्योगिक G7 देश के तौर पर आगे बढ़ने के बीच ये संतुलन कैसे बनाता है? ये एक चुनौती तो होगी। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली कवायद है। या फिर इस पर विचार करें, दुनिया के सबसे छोटे संप्रभु राज्य यानी वैटिकन सिटी और दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक कैथोलिक चर्च, इसके केंद्र का अपनी ही राजधानी के बीचों बीच होना, ये इटली की अपनी पहचान और दुनिया में उसकी भूमिका के लिए क्या मायने रखता है? गहरे सवाल है ये। हाँ, ये वो सवाल हैं जो दिखाते हैं कि इटली में हर पत्थर, हर गली इतिहास की अनगिनत कहानियां सुनाने को तैयार है। बस सुनने वाला चाहिए।